सभी पाठकों का स्वागत है जागरण डायलॉग्स के आज के इस एपिसोड में। आज पूरा देश कोरोना के दूसरे लहर से जूझ रहा है। कोविड पैंडेमिक से लड़ते हुए आज हमें 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और पिछले 1 महीने में हमने कोरोना का सबसे भयावह स्वरूप देखा है। दूसरे लहर के दौरान कोरोना वायरस के साथ साथ हमें एक और एपिडेमिक का सामना करना पड़ रहा है जिसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। आज के जागरण डायलॉग्स की ये पूरी चर्चा ये मुख्य विषय है ब्लैक फंगस। नमस्कार, मेरा नाम है प्रत्युष रंजन, सीनियर एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ, और आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजीव दास गुप्ता। डॉक्टर राजीव, आपका जागरण डायलॉग्स में स्वागत है। नमस्कार प्रत्युष और दर्शकों को भी नमस्कार जी। डॉक्टर राजीव का मैं सबसे पहले अपने दर्शकों से परिचय करा दूं। So Dr. Rajiv is the chairperson of Center of Social Medicine and Community Health, Jawaharlal Nehru University. He is the member of National Verification Committee for Measles and Rubella Elimination. He is a well-known face in the field of medical research in India. So Dr. Rajiv, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से, और हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हम ब्लैक फंगस की बात करेंगे उससे पहले हम पूछते हैं फंगस क्या होता है, ये फंगस क्या है और किस तरह से ये ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करता है। जी डॉक्टर। फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे बैक्टीरिया है, जैसे वायरस है, ऐसे फंगस एक और किंगडम है। पहले काफी साल पहले इसको प्लांट किंगडम में माना जाता था, पर अब वो सही नहीं है, इसको अलग किंगडम हम मानते हैं। और फंगस बहुत एक कॉमन ऑर्गेनिज्म है। हम इसको खाते भी हैं, कुछ फॉर्म्स को, जो मशरूम है, जो हम मार्केट से मशरूम खरीदते हैं, वो भी फंगस है। और मुख्य तौर पे इसके अंदर 4 मेन फैमिलीज हैं, और इनमें से कुछ फंगस है जिससे बीमारी हो सकती है ह्यूमंस में। डॉक्टर, ये इन्फेक्शन जो होता है फंगाई का, जो फंगाई के कारण इन्फेक्शन होता है, वो कितने तरह का होता है? फंगल इन्फेक्शन कई तरह का होते हैं। सबसे आम इन्फेक्शन जो है वो स्किन में होता है। हम सब में कम ज़्यादा स्किन में खुजली होता है, या जिसे एथलीट्स फुट कहते हैं, पैर के उंगलियों के बीच ये होता है। ये सब माइल्ड इन्फेक्शन है, और ये इसलिए होता है क्योंकि फंगस जो है वो स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस करता है। ये स्पोर्स जो वातावरण है, हवा में ये घूमता है, और इसलिए ये शरीर पे ज़्यादातर स्किन और नाक के थ्रू ये लंग्स को अफेक्ट करता है। पर ये तब अफेक्ट करता है जब कोई और बीमारी हो साथ साथ, जैसे कि किसी भी कारण से अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे हैं, जो ब्लड कैंसर्स हैं, हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज हैं, जो पोस्ट ट्रांसप्लांट जो व्यक्ति हैं, इनमें जहाँ पे भी किसी भी कारण से इम्यूनिटी का कम सप्रेशन होता है या इम्यूनिटी कम होता है, वहाँ इसे हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। जस्ट टू रीएम्फसाइज, ये नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन बहुत कम है। किसी विशेष कंडीशन में ही ये फंगस इन्फेक्शन हमें दिखता है ह्यूमंस में। जी डॉक्टर राजीव, अगर ये जैसे आपने बताया फंगाई बहुत ही कॉमन है, तो जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं वो किस कारण से हो जाते हैं, और कौन से लोग होते हैं जिनको ज्यादा खतरा होता है किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन से? खतरा यही होता है जो जिनके किसी भी कारण से इम्यून सप्रेशन हो या कम इम्यूनिटी हो, जिसका मुख्य कारण तो ड्रग्स हैं, मेडिसिन। इसके साथ साथ सिवियर डायबिटीज, सिवियर मेलन्यूट्रिशन, इन कंडीशंस में भी जहां ओवरऑल एक इम्यूनिटी का सप्रेशन होता है या डिप्रेस्ड इम्यूनिटी रहता है, वही लोग वल्नरेबल होते हैं। जो एवरेज हेल्दी पर्सन है वो वल्नरेबल नहीं है इस तरह के फंगल इन्फेक्शंस में। जी, अब आते हैं डॉक्टर राजीव अपने जो हमारा मेन सब्जेक्ट है। ये जो रीनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ROCM, ये इसको ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। तो ये ब्लैक फंगस एक्चुअली क्या है? ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये किस तरह का इन्फेक्शन है,
और ये क्यों होता है? ये ब्लैक फंगस एक चालू नाम है। हम वाइट फंगस भी अभी हाल ही में सुन रहे हैं, पर ये सब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस है, इसके साइंटिफिक नेम है और इसके डिजीज का जी एक नाम है। तो जिसे हम ब्लैक फंगस करके रेफर कर रहे हैं, उसका फॉर्मल नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। ये जी ये एक प्रजाति का फंगस है। ये म्यूकोरमाइकोसिस जो है, ये मुख्यतः 5 सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। ये स्किन पे सीमित रह सकता है। ये जी राइनोसेरिब्रल जो है, जो कॉमन है, वो हेड एंड नेक में है। जो नेजल साइनसेस है, पैरानेजल साइनसेस हैं, इसको नेजल कैविटी और पैरानेजल साइनसेस को अफेक्ट करता है। एक होता है जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को अफेक्ट करता है, और एक लंग्स को अफेक्ट करता है, और जो सबसे खतरनाक है, जो सारा शरीर में फैल जाता है। लेकिन कोविड में जो हमें देखने को मिल रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये राइनोऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस है, यानी हेड नेक फेस इसमें सीमित है। जी डॉक्टर, ये कोविड-19 के पेशेंट्स को ज्यादातर इस बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कोविड-19 के जो लोग हैं, या तो जो कोविड-19 से अभी पीड़ित हैं या उससे उबर चुके हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमने देखा है पिछले कई सारे रिपोर्ट्स में अक्रॉस द कंट्री। कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं और इवन इसको एपिडेमिक भी घोषित किया गया है कई सारे स्टेट्स में। तो ये कोविड-19 के पेशेंट्स इसका शिकार क्यों हो रहे हैं? क्या इसका कारण? कोविड-19 मुख्यतः एक इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है, ऐसी एक वायरस है जिन लोगों में ये बहुत माइल्ड सिम्टम्स होता है, यानी एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है। जनरली बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा भी एक्सेप्शंस हैं। उनमें आप जल्दी रिकवर कर जाते हैं। पर अगर ये मॉडरेट और सिवियर में जा रहे हैं बीमारी, फेजेस में या स्टेजेस में, उसमें इम्यून सिस्टम को ज़्यादा परेशानी होती है, इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड हो जाता है, तो यानी ओवरऑल एक इम्यूनिटी कम हो जाता है। इसके साथ साथ चूंकि स्टेरॉइड्स का प्रयोग होता है, और स्टेरॉइड्स का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि वो जान बचाने के लिए और बीमारी का जो प्रकोप है किसी व्यक्ति में, किसी मरीज में, उसको कम करने के लिए, ये मल्टीपल फैक्टर्स इसमें जुड़ जाता है। इसका कोई एक फैक्टर नहीं है। इसके साथ साथ हॉस्पिटल सिस्टम्स जो ओवरलोडेड हैं, वो भी एक कारण है। तो कुल मिला के ये 3-4 मुख्यतः जो कारण है, इसके एक सम्मिलित जो इफेक्ट है, उसके कारण इन जनरल सेकेंडरी इन्फेक्शंस होता है। वो सेकेंडरी इन्फेक्शन या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है और ये फंगल भी हो सकता है। फ़र्क यह है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ईजिली ट्रीटेबल हैं, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन कम सस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर्स, लेकिन अभी की जो जानकारी है उसके हिसाब से नेचुरली सब लोग अलर्ट हो गए, सब हॉस्पिटल्स अलर्ट हो गए। बट इन जनरल फंगल इन्फेक्शन कम सस्पेक्ट किया जाता है, या कोविड-19 में ये समझ आने में थोड़ा सा वक्त लगा है। जी डॉक्टर राजीव, क्या ये कॉन्टेजियस होता है, ये ब्लैक फंगस की बीमारी? नहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये स्प्रेड नहीं करता है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के ज़रिए भी स्प्रेड हो सकता है इसका, जिसमें मुख्यतः कारण हॉस्पिटल्स में होता है लॉन्ड्री सिस्टम और जो एयर कंडीशनिंग वेंटिलेशन सिस्टम। तो इसलिए यदि कोई, जिसे हम क्लस्टर ऑफ केसेस कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ केसेस हमें एक ही हॉस्पिटल में या एक ही वार्ड में या एक इंटेंसिव केयर में देखने को मिलता है, वहाँ हॉस्पिटल लेवल पे वो इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है कि हॉस्पिटल सिस्टम्स में तो कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं है। जी डॉक्टर राजीव, ये ब्लैक फंगस के क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं और इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड करता है ये कौन से सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। अगर ये जो हम राइनोऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस की बात कर रहे हैं, उसमें नाक के अंदर एंडोस्कोपी से भी एक ब्लैक पैच दिखता है, जिसके कारण जैसे कॉमनली हम इसे ब्लैक फंगस कहते हैं, उसका बायोप्सी लेना पड़ता है। अगर लंग्स अफेक्ट होता है, ब्रेन अफेक्ट होता है, तो उसका इमेजिंग करना पड़ता है, CT MRI।
ब्लड टेस्ट का बहुत गुंजाइश इसमें नहीं है, लेकिन ये अगर आप सस्पेक्ट करेंगे तो डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है। इसमें मुश्किल यही है कि सस्पेक्ट नहीं होता है या पहले नहीं होता था, अब जैसे हम डेफिनेटली अलर्ट हो गए तो होता क्या है कि अगर आप अलर्ट हो गए, अगर सिस्टम अलर्ट हो गया, हॉस्पिटल सिस्टम, तो धीरे धीरे इसका डायग्नोसिस बढ़ जाएगा और इसके कॉम्प्लिकेशंस और मोर्टेलिटी भी कम हो जाएंगे। जी डॉक्टर राजीव, ये जो ब्लैक फंगस का सबसे पहला अटैक अगर बॉडी पे होता है तो बॉडी पे कैसे वो डेवलप करता है? अटैक कहाँ से होता है और डेवलप करते करते ये कहाँ तक जा सकता है? और क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है? कि कई सारी हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं, कई सारी जाने भी गई हैं लोगों की, और बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस एक वजह हो सकती है उसकी। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का म्यूकोरमाइकोसिस है। यदि ये राइनोऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस है जो फिलहाल हमें कॉमनली दिख रहा है भारत में, उसमें आइज का रेडनेस, पफिनेस, नेजल साइनसेस ब्लॉक्ड हो जाना, जो अदरवाइज एक आम सिम्टम्स हैं, ये कई बीमारी में होता है। लेकिन अगर ये कोविड पेशेंट में और पर्टिकुलरली जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है उन पेशेंट्स में अगर ये डेवलप कर रहे हैं तो जाहिर है कि उसको हम और बारीकी से उसके जांच करेंगे। म्यूकोरमाइकोसिस में अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि यदि ये अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो ये काफ़ी हद तक ट्रीटेबल है, रिवर्सिबल है। लेकिन अगर डायग्नोसिस में देरी हो जाती है किसी कारण से, उसमें इसकी मोर्टेलिटी एवरेज जो है वो अब अप टू 50% है, और अगर बहुत ही लेट हो जाता है तो उससे भी ज़्यादा जा सकता है। लेकिन अगर अर्ली डायग्नोसिस होता है तो मेडिसिन के ज़रिए ये मोस्टली ज़्यादातर ये ट्रीटेबल एंड रिवर्सिबल है। लेकिन ये जो राइनोऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस है, चूँकि इसमें फेस, नोज़, आइज़ ये अफेक्ट होता है, और अदरवाइज भी अदर सिस्टम्स में भी कई बार इसकी सर्जिकल करेक्शन की भी ज़रूरत होती है। जी डॉक्टर, एक हमारे दर्शक का सवाल आया था कि जो कोविड-19 के पेशेंट हैं अभी और अभी पॉजिटिव हैं, उनको कौन कौन सी ऐसी चीजों का ध्यान रखना है खासकर जिससे वो ब्लैक फंगस के जाल में ना फंसे, उससे अपने आप को बचा के रख सके? तो कौन कौन सी चीजें का ध्यान रखना चाहिए जो अभी पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव? देखिए, अगर ये मरीज माइल्ड कैटेगरी का है और होम आइसोलेशन में है, तो ज़रूरी ये है कि आप किसी भी चिकित्सक से या हेल्पलाइन के संपर्क में रहें, चाहे आपके फैमिली फिजिशियन हो या आपके डिस्ट्रिक्ट या एरिया से जो ऑर्गेनाइज किया गया है हेल्पलाइन या मेडिकल एडवाइस, वो आप ज़रूर लें और ख़ुद इसकी ट्रीटमेंट ना करें या किसी और किसे सुनते हुए इसकी ट्रीटमेंट ना करें, और ख़ासकर स्टेरॉयड का सेवन ना करें। डायबिटीज़ हमें पता है हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है इसका। इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल माना जाता है, तो इसलिए जो मरीज़ डायबिटीज़ के हैं और जिनके कोविड ना भी हों, इन जनरल इस समय डायबिटीज़ का बहुत ही स्ट्रिक्ट रेजिमेंट में रहना चाहिए ताकि शुगर कंट्रोल में रहे। और जो मरीज़ हॉस्पिटल में है, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के हैं, वो तो मेडिकल सुपरविजन में है ही है। तो अब सारे हॉस्पिटल, सारी यूनिट्स इस बात से काफ़ी वाकिफ़ है, अलर्ट हैं। तो हम ये आशा करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस में ये डेफिनेटली कंट्रोल में आएगा। जी, कई सारे ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उन्होंने इस बात की शिकायत की है कि डबल विजन या ब्लड विजन हो रहा है, उनको धुंधला दिख रहा है, या फिर कई केसेस में हमने देखा है कि पूरी तरह से दृष्टिहीनता की शिकायत वो कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? ब्लैक फंगस सीधा उनके आई विजन पे भी अटैक कर रहा है, ये क्यों होता है? जी, जो ये राइनोऑर्बिटल फॉर्म है, ये आईज को बहुत अफेक्ट करता है। माइल्ड अवस्था में ये आई सिम्टम्स होगा, पर अगर ये सिवियर हो जाता है, सिवियर इन द सेंस अगर अनचेक्ड ये प्रोग्रेस कर जाता है या किसी भी कारण से मेडिसिन में ना रिस्पॉन्ड करें, तो आइज़ का भी और फेस का भी, इसमें सबसे ख़तरनाक चीज़ यही है कि ये फंगस जो है, और कम ज़्यादा हर फंगस ये करता है, ये बहुत रैपिडली स्प्रेड करता है, और ये जो नॉर्मल टिश्यू है इसको ये ख़त्म कर देता है एक हिसाब से।
तो इसलिए अगर ये सरफेस पे है तो उसको सर्जिकली रिमूव करना होता है, जिसे हम डिब्राइडमेंट कहते हैं, लेकिन वो सरफेस पे सीमित रहता है, स्किन पे। पर ये राइनॉर्बिटल फॉर्म में यही है कि फेस में या आइज में डिसफिगरमेंट होता है, मल्टीपल करेक्टिव सर्जरीज की ज़रूरत होती है, और ख़ासकर आइज में तो लॉस ऑफ विजन का भी रिस्क रहता है। जी। डॉक्टर राजीव, एक दर्शक का सवाल आया है कि जैसे आपने बताया स्टेरॉइड के बारे में बात की, डायबिटीज के बारे में बात की, तो इनका पूछना है कि अगर कोई डायबिटिक है या कोई किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो वो क्या ज्यादा ससेप्टेबल है ब्लैक फंगस के लिए? ब्लैक फंगस का शिकार बहुत जल्दी हो सकता है? इन जनरल यस, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए जी। कि इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि केसेस का संख्या बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो कोविड पेशेंट्स हैं उनमें बहुत ही कम पेशेंट्स में आपको ये मिलेंगे। आप ये देख रहे हैं कि डेली अगर 2.5-3 लाख केसेस हैं, तो किसी भी समय 20 से 30 लाख एक्टिव केसेस हैं देश में। इस समय भी 20-25 लाख के आसपास एक्टिव केसेस हैं देश भर में, पर उसमें कोविड जो है वो 4-5 हज़ार में है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये बहुत जल्दी ये केसेस बढ़ गए। ये ज़रूर है कि इसमें बहुत जल्दी हमें इसको मैनेज करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अगर किसी को भी कोविड हुआ है कि उनको फंगल इन्फेक्शंस हों। जी। डॉक्टर, जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं, जो अभी पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं और 1 सप्ताह का समय बीत चुका है, वो वीकनेस तो फील होती है लोगों को। कई सारे हमारे रिपोर्ट्स आए हैं, कई सारे लोगों जिन्होंने जो पॉजिटिव से नेगेटिव, उन्होंने बताया भी है कि वो ठीक तो हो गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वीकनेस फील करते हैं। तो ऐसे लोगों को, जो कि शुगर के पेशेंट हो या फिर अदर कोमोर्बिडिटीज हो, वैसे लोगों को प्रिकॉशंस के तौर पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि ब्लैक फंगस का शिकार ना बन पाए? जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि डायबिटीज़ तो कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा, लेकिन कोविड के साथ डायबिटीज़ का ये एक रिलेशनशिप है कि कोविड में डायबिटिक जो कंडीशन है, यानी शुगर कंट्रोल जो है, वो और थोड़ा बिगड़ जाता है। लेकिन ये डॉक्टर्स को मालूम है शुरू से ही, और इसलिए वो उसी तरह से एडवाइस करते हैं। थोड़ा सा ध्यान इस बात पे रखना चाहिए कि जो कोविड के मरीज़ हॉस्पिटल में ट्रीटेड हुए या किसी भी डॉक्टर से संपर्क में रहें, उनमें तो ज़रूर हम ये मान के चलते हैं कि उनके जो चिकित्सक है वो बताएंगे इनको। लेकिन अगर किसी कारण से उनके डायबिटीज़ हैं और उन्होंने वो किसी चिकित्सक से संपर्क में नहीं है, तो ये डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो सकता है या शुगर बढ़ सकता है। तो इसलिए खासकर जिनको डायबिटीज़ हैं, जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, उनको तो अपने चिकित्सक के साथ संपर्क में रहना ही चाहिए, इवन पोस्ट कोविड। द कोविड मे बी ऑफ द माइल्ड वेराइटी। जी। एक और सवाल आया है डॉक्टर राजीव कि क्या ये ब्लैक फंगस का शिकार बच्चे भी हो रहे हैं या हो सकते हैं? जहां तक मेरी जानकारी है नहीं, लेकिन जो ओवरऑल जो म्यूकोरमाइकोसिस का पिक्चर है, एपिडेमियोलॉजी है दुनिया भर में, अगर वो बच्चे किसी और कारण से स्टेरॉइड्स पे हो या इम्यून सप्रेस्ड हो, जैसे हम बात कर रहे थे कैंसर्स की या बोन मैरो डिजीजेस की, उनमें एज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन ज़रूर ये रिस्क रहता है। लेकिन अगर हम चाइल्डहुड कोविड की बात करें, जो पिछले 24 घंटे में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एक रिलीज इशू किया है कि ज़्यादातर बच्चों में भी ये माइल्ड रहेगा। ज़्यादा ना घबरे, जाहिर है कि कोई भी पेरेंट, पिता माता अपने बच्चे के लिए नेचुरली वरीड रहेंगे पीडियाट्रिक कोविड में। और इस फेज में भी हमें बहुत सारे पीडियाट्रिक केसेस देखने को मिला है, जिनमें कई कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस ऐसा नहीं है कि बच्चों में कोई ज़्यादा खतरा है। जी डॉक्टर, एक और सवाल आया है हमारे पास।
वो थोड़ा डिटेल में ये जानना चाहते हैं कि कोविड-19 पेशेंट्स को स्टेरॉयड लेने की जरूरत क्यों पड़ती है और स्टेरॉयड्स उनकी बॉडी में क्या चेंज करता है जिससे वो कोविड-19 से बचते हैं, और फिर उसका इम्पैक्ट क्या होता है जिसके कारण ब्लैक फंगस की समस्या आ जाती है, वो सारा प्रोसेस क्या होता है। जी डॉक्टर। कोविड में स्टेरॉयड का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, कोविड बॉडी के अंदर एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन पैदा करता है और उस इम्यूनोलॉजिकल जो रिएक्शन है उसको हैंडल करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए स्टेरॉयड की ज़रूरत होती है इन सिंपल टर्म्स। लेकिन मैं बार बार वही दोहरा रहा हूँ कि ये माइल्ड में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, मॉडरेट और सिवियर कैटेगरीज में इसकी ज़रूरत होती है। और डोजेज जो मात्रा है स्टेरॉयड का वो इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि स्टेरॉयड अगर ज़्यादा डोज में होगा इसके देंगे, इसके ये मतलब नहीं है कि वो मरीज़ जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर स्टेरॉयड ज़्यादा हो तो उसके कारण जो इम्यूनोसप्रेशन होता है उससे भी कोविड की रिकवरी स्लो डाउन कर जाता है। तो इसलिए सही मात्रा में स्टेरॉयड देना और वो स्टेरॉयड और बीमारी का जो एक फाइन बैलेंस है उसको मेंटेन करना, वो चिकित्सक का जो है वो एम रहता है। जी। एक और सवाल हमारे दर्शक से आया है और डॉक्टर राजीव की, जो कोविड-19 के पेशेंट नहीं है लेकिन कई सारी एक दो बीमारी है जो उनके शरीर में है, जैसे डायबिटीज हो या फिर हार्ट के इश्यूज हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, इसके वो ये बीमारी उनके शरीर में है, तो क्या वैसे लोग भी अभी के सिचुएशन में, जैसे हमारे देश में अभी फैला हुआ है ये ब्लैक फंगस, क्या वो लोग भी उसके शिकार हो सकते हैं? नहीं, इन जनरल नहीं। इन जनरल म्यूकोरमाइकोसिस एज ए सेकेंडरी इन्फेक्शन जो हमें मिलता है वो HIV पेशेंट में मिलता है, जैसे हम बात कर रहे थे ब्लड कैंसर, ट्रांसप्लांट, इन कंडीशंस में मिलते हैं। एक जो आम डायबिटिक है, अगर बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिवियरिटी का ना हो तो उसमें डायबिटीज में इन जनरल म्यूकोरमाइकोसिस का कोई खतरा नहीं है। जी डॉक्टर, एक सवाल जो मेरी तरफ से है वो ये है कि कई सारे कंट्रीज में कोविड-19 फैला, सेकेंड वेव भी आया, वो वेव कम भी हुआ, लेकिन ये ब्लैक फंगस की बीमारी इंडिया में ही देखने को मिल रही है, इतनी ज्यादा केसेस आ रहे हैं और किसी कंट्री से हमें इतनी सारे या मतलब रिपोर्ट भी नहीं आई है। इसका क्या कारण हो सकता है कि इंडिया में ये केस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है? नहीं, पहली बात तो यह है कि हर कंट्री से या काफ़ी ज़्यादा देशों से कोविड में म्यूकोरमाइकोसिस रिपोर्टेड है, और एटलीस्ट एज अर्ली एज मिडल ऑफ लास्ट ईयर 2020 में चाइना से, चूँकि वहाँ सबसे ज़्यादा ये बीमारी शुरुआत हुई थी वहाँ से और काफ़ी तेज़ी से फैल गए थे कुछ स्टेट्स में या सिटीज़ में। वन ऑफ द अर्लीस्ट रिपोर्ट्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस इन कोविड हमें चाइना से मिली है। सेकंड, दुनिया भर में कई देशों ने इसको रिपोर्ट किया है। थर्ड, भारत में भी जो पिछले साल का फेज़ है वहाँ भी म्यूकोरमाइकोसिस के पब्लिश्ड रिपोर्ट्स हैं। आपने मीडिया रिपोर्ट्स भी देखे होंगे। दिल्ली में, मुंबई में, कई बड़े शहरों में, बड़े इन द सेंस जो टर्शियरी केयर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ केयर है, वहाँ हमें ये म्यूकोरमाइकोसिस देखने को मिला है और डेफिनेटली कई हॉस्पिटल्स में ये क्लस्टर्स में मिला है। लेकिन ये पिछली वेव की बात है, जहाँ संख्या इतने ज़्यादा नहीं थे, मरीज़ के भी संख्या ज़्यादा नहीं थे, सीवियर पेशेंट्स की संख्या रिलेटिवली कम थे और म्यूकोरमाइकोसिस के भी रिलेटिवली कम केसेस सामने आए थे या डायग्नोसिस हुए थे। ये भी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी से हम इनकार नहीं कर सकते कि वो अनडायग्नोज भी डेथ हो सकती है, क्योंकि उस समय हम सस्पेक्ट भी नहीं कर रहे थे। और ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं एक आधा कंट्रीज से जिन्होंने कोविड पेशेंट की बात कर रहा हूँ, पोस्टमार्टम इसकी डायग्नोसिस किया है म्यूकोरमाइकोसिस की। लेकिन इस वेव में जैसे हम बात कर रहे थे कि किसी भी दिन ये अप्रैल मई में आपको 20, 25, 30 लाख, 30 से भी ज़्यादा, 32, 33 भी रहा है लाख एक्टिव केसेस हैं, तो आप
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा उसके लगभग 7-8% भी मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के हों, जो एक्चुअली इनफैक्ट अप टू 15% होंगे। तो 30 लाख के 15% इज़ नियरली 5 लैक्स। तो ये 5 लाख केसेस में जाहिर है कि थोड़ा बहुत जो म्यूकोरमाइकोसिस भी हमें दिखेगा वो भी कई हज़ारों में जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि हमें ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस समय। और शायद जो एक और कारण है वो ये है कि कुछ वेरिएंट्स में, लेकिन ये एक इमर्जिंग एविडेंस है, इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि कुछ जो वायरस के वेरिएंट्स है जहां इसमें सिवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज हो रहा है, वहाँ हो सकता है स्टेरॉयड की ज़रूरत ज़्यादा पड़े, और चूंकि वो सिवियर डिजीज़ हैं तो हो सकता है उनमें ये थोड़ा ज़्यादा हमें मिल रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें अंडर रिव्यू है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और हम ये समझते हैं कि वी विल डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग सून। जी, एक और सवाल आया डॉक्टर राजीव हमारे पास कि जो ये ब्लैक फंगस है, कोविड-19 का पेशेंट जो ठीक हो चुका है उसको कितने दिनों तक इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, या कौन सा वो ड्यूरेशन है जहां पे वो इन्फेक्टेड हो सकता है ब्लैक फंगस से, उसके बाद थोड़ी संभावना कम होगी, वो ड्यूरेशन कौन सा हो सकता है? ऐसा कोई कट ऑफ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फैक्ट तो ये है कि कोविड में, और दिस इज इरेस्पेक्टिव ऑफ सिवियरिटी, लॉन्ग कोविड जो है, यानी जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, वो काफ़ी चिंता की बात है। तो इसलिए लॉन्ग कोविड में अगर आपकी किसी के डायबिटीज़ हो, वो शुगर कंट्रोल बिगड़ जाता है या वो कंट्रोल के बाहर चला जाता है, तो उनमें कई सारे इन्फेक्शंस का खतरा होगा। ये नहीं कि सिर्फ म्यूकोरमाइकोसिस का रिस्क होगा। जो सीवियर डायबिटिक्स हैं या किसी और कारण से स्टेरॉइड्स वगैरह पे हैं, तो उनको कई सेकेंडरी इन्फेक्शन का खतरा रहता है, और होता भी रहता है। HIV में हमें पता है लाइफ लॉन्ग कई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, जिसमें फंगल इन्फेक्शन काफी कॉमन है। जी डॉक्टर, क्या सरकार ने इसके ऊपर कोई गाइडलाइंस जारी की है ब्लैक फंगस को लेके? इसके बारे में अगर आप हमें बता सकें। 2-3 चीजें हैं। एक तो यह है कि ये नोटिफाइबल डिजीज कर दिया गया। इन अदर वर्ड्स, नोटिफाइबल डिजीज वो होता है जिसको आप फॉर्मली रिपोर्ट करते हैं। अगर जैसे हमें कोई आम बुखार होता है तो वो नोटिफाइबल नहीं है। हर डिजीज नोटिफाइबल नहीं है। नोटिफाइबल डिजीज जनरली वही होते हैं जो एपिडेमिक प्रोन है। इसलिए उसको नोटिफाइबल करना एक पहला कदम है और एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो कर दिया गया। हर स्टेट इसको फॉलो कर रहे हैं। सेकंड, कल या परसों शायद जो डिक्लेयर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि एक कॉमन पोर्टल बनाया जा रहा है जहां हर स्टेट या हर इंस्टीट्यूशन इसको रिपोर्ट करेंगे, ताकि राष्ट्रीय स्तर पे इसका एक डेटाबेस हो, इसकी जानकारी बेहतर हो, इसका शोध बेहतर हो सके। और थर्डली, जो ड्रग है ट्रीटमेंट के लिए, उस ड्रग को क्योंकि इतने ज़्यादा संख्या में हो रहा है तो जाहिर है कि उसका थोड़ा सा शॉर्टेज है। हर राज्य में कम ज़्यादा इसकी शॉर्टेज है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स are working together to make the drugs available. जी डॉक्टर, एक सवाल और है, वो कौन से ऐसे प्राइमरी लक्षण हैं जिसको या तो मरीज हो या उनके परिवार वाले हो, वो प्राइमरी लक्षण कौन कौन से जिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और कब वो ऐसा स्टेज है जहां पे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके इसकी ट्रीटमेंट की शुरुआत करनी चाहिए, और ट्रीटमेंट में डॉक्टर क्या क्या कर सकते हैं जिसके कारण ये इस बीमारी से बाहर निकल पाए जो मरीज? पहली बात तो ये है कि जो आखिरी सवाल है उसका जवाब पहले दे रहा हूँ। जो ट्रीटमेंट है वो तो आपके चिकित्सक या आप जिस हॉस्पिटल में गए हैं वही नेचुरली वही करेंगे। घर पे तो इसका इलाज हम नहीं कर सकते हैं। कॉमनेस्ट जो सिम्टम्स हैं, राइनो ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस की बात कर रहा हूँ, वो है नेजल ब्लॉकेज, यानी नाक बंद हो जाना, नाक से ब्लीडिंग होना, या कोई और नाक से डिस्चार्ज होना। ये
अदरवाइज देखें तो ये काफ़ी कॉमन सिम्टम है। लेकिन अगर आईज इन्फेक्ट इन्वॉल्व होता है तो जिसे हम प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल कहते हैं, लगता है कि आँख बड़ा हो गया, या आई मूवमेंट में प्रॉब्लम है, पेन है, वो भी इसके एक सिम्टम्स होता है। और अगर ये ब्रेन इन्वॉल्व होता है, जनरली क्या होता है कि ब्रेन में ब्लड वेसल ब्लॉक्ड हो जाता है, तो उससे स्ट्रोक हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, उससे मौत भी हो सकती है बहुत जल्दी। लेकिन जो चाहे वो थोड़ा सा आम सिम्टम हो, इसमें हेडेक, ड्राउजीनेस से भी शुरू हो सकता है, जो लिम्ब, जो हाथ पैर है, उसको वीकनेस से भी शुरू हो सकता है अगर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो। तो जो लगता है कि ये इतना खतरनाक नहीं है जैसे आइज का रेडनेस या नाक बहना, लेकिन अगर आप कोविड से गुजर रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ आप अपने डॉक्टर के अटेंशन में लाइए। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर, बहुत सारे अच्छे सवालों का जवाब दिया आपने। आखिरी 2 सवाल मेरे पास है। कई सारे व्हाइट फंगस के भी केसेस अब सुनने में आ रहे हैं, तो ये व्हाइट फंगस क्या है और ब्लैक फंगस से कितना अलग है और कितना खतरनाक हो सकता है? ये व्हाइट फंगस जो रिपोर्ट है और प्रेस में यही आ रहा है पिछले कई दिनों से कि ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस भी है। अब इसमें इतने ब्लैक व्हाइट कुछ नहीं है। कई तरह के अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें कॉमन, इनफैक्ट म्यूकोरमाइकोसिस इतना कॉमन इन्फेक्शन नहीं है फंगल इन्फेक्शंस में। जो कॉमनेस्ट, वन ऑफ द कॉमनेस्ट फंगल इन्फेक्शंस जो है, और HIV में हमें उसका बहुत एक्सपीरियंस है दुनिया भर से, वो है कैंडिडा एल्बिकन्स, जिसमें कॉमनली जो माउथ में जिसका एक वाइट पैचेस होता है। तो ये कैंडिडियासिस और एस्परजिलोसिस दो ग्रुप्स ऑफ फंगस है। ये ज़्यादा कॉमन है म्यूकोरमाइकोसिस के बजाय, और ये दोनों में वाइटिश पैच या डिस्कलरेशन होता है। लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, और जो ड्रग कैंडिडियासिस या एस्परजिलोसिस में इफेक्टिव है वो म्यूकोरमाइकोसिस में नहीं है। तो इसलिए ये फंगल इन्फेक्शन का सही, एक तो उसको सस्पेक्ट करना, और उसके बाद उसका सही डायग्नोसिस होना, यानी कौन से ग्रुप का है ये, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है इसका। जी, one last question, Dr. Rajiv. So many unverified claims related to black fungus floating in social media these days. So what's your one final message to the people who are literally worried? एक आपकी तरफ से एक लास्ट मैसेज जो उनके लिए, जो किसी भी तरह के अनवेरिफाइड मिसइंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आती है उनके ऊपर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, उस पर बिलीव कर लेते हैं, खासकर ब्लैक फंगस को लेके अभी काफी फैल रहा है, तो उन लोगों के लिए आपके पास क्या मैसेज? जी डॉक्टर। नहीं, एक हिसाब से तो हम ये समझ सकते हैं कि ब्लैक फंगस को लेके, म्यूकोरमाइकोसिस को लेके एक भय का माहौल है। और म्यूकोरमाइकोसिस में भय इसलिए होता है क्योंकि एक तो इसका मृत्यु दर ज़्यादा होता है, और दूसरा ये फेस, हेड नेक रीजन में ये डिसफिगरमेंट होता है, और ये रीजन पता है सबको कि इतने डेलिकेट है कि यहाँ सर्जरी भी आसान नहीं है, डिसफिगरमेंट होता है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है। इसलिए जो भय का माहौल है वो एक हिसाब से वो सही है, लेकिन ज़रूरी है कि उसमें हम रैशनली रिस्पॉन्ड करें। तो सरकार जो है वो भी इसमें रैशनली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। एंड इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि क्लिनिकल गाइडलाइंस, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, इस पे जोर दे रहे हैं। और अगर मैं मरीज़ हूँ या मेरे परिवार में कोई मरीज़ हैं, अगर हमें इनमें से कोई भी सिम्टम लगता है तो हम अपने चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। जी डॉक्टर, समय अभाव के कारण आज की चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। डॉक्टर राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जागरण डायलॉग्स का ये एपिसोड हम यूनिसेफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। आप डॉक्टर राजीव दासगुप्ता के साथ इस बातचीत के बारे में जागरण हिंदी और इंग्लिश की वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं। सो प्लीज लॉग ऑन टू jagran.com and english.jagran.com for all relevant news and articles related to COVID, vaccination and black fungus. Follow Jagran's Twitter, Facebook and YouTube channels for more such information alerts. We will come to you next week again with a new topic with another expert. Till then, stay safe, stay healthy and follow all the guidelines. Thank you.